हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई सिविक्स का। और ये अपनी क्लास 7th का चैप्टर है। और इस चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चैप्टर 2 है ये। तो 7th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ही, और जहां भी ये चैप्टर आएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आईसीएसई का चैप्टर है, पर ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगा। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक तो सेम ही है, आप चाहें तो अच्छे से अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस चैनल पे जाके, तो वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। और ये प्रेजेंटेड बाय मी है, चलो तो भाई आप जानते ही हैं। और हमने अभी रिसेंटली में नाम चेंज कर लिया है चैनल का, लोग को परेशानी हुई ढूंढने में, तो आईसीएससी स्टडी और ब्रैकेट में है SD165। अब आसानी से आपको मिल जाएगा, बिकॉज उसमें जो मिलेगा कि हम लोग किसके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, शुरुआत करते हैं अपनी चीजों को। इस चैप्टर की क्या है, इसमें स्टार्टिंग होती है एक स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी है। उसमें दो बच्चे होते हैं, एक का नेम है ध्रुव, ठीक है, और एक का नेम है नंदिनी। दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स, और उसमें बात कर रहे होते हैं वो दो टॉपिक के बारे में। एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और दूसरा होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? तो कुछ नंदिनी पूछती है क्या ये दोनों सेम ही है? तो मतलब ध्रुव बोलता है, या फिर ध्रुव पूछता है सेम ही है। तो नंदिनी बोलती है नहीं भाई ये सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है इनके बारे में, और जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में के बीच में। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग हो गई चैप्टर की, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे कहानी की शुरुआत होगी। तो मेनली डिस्कशन होता है बच्चों के बीच में, वो लोग डिस्कस कर रहे थे इन छोटी सी बात के बारे में। ठीक है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के से पहले, आपको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थीम, इंपॉर्टेंट वर्ड आप कह सकते हो, उसका नेम क्या है? वेलफेयर स्टेट। फिर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है वेलफेयर स्टेट का, और फिर आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया था? हमारे जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, या जो इंडियन के जो रूलर्स थे, उनने क्या है हेल्प बनाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के मतलब जो देश है उसे गुलाम बना के रखा गया था। और गुलामी में क्या होता है, हम लोग मतलब बात नहीं मानी जाती है और आपको परेशान किया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के राइट्स मिल गए, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाएंगे जो जिससे कि वेलफेयर स्टेट वाली फीलिंग आ सके। ठीक है, तो होता है क्या है वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर सिटीजन्स जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाता है। ठीक है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो वेल्थ है, जो मनी है, वो सभी के बीच में क्या होती है? फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर क्या है, या फिर जैसा काम है उसके अकॉर्डिंगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स एक ऐसी कंट्री जहां पर जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उनके लिए सभी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, सभी के लिए क्या है? बेहतर अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ठीक है ना? और इसके साथ साथ उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अल्टीमेटली जहां पर सिटीजन्स का ध्यान रखा जाए, उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाए, उनकी प्रॉब्लम आ रही है उसको सुलझाया जाए, तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ये बात तो हो गई सिंपल सी कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है, फिर आगे बढ़ती है बात। हम लोगों ने, हमारे फ्रेमर्स थे, उन्होंने क्या है बात मान ली कि ठीक है, हाँ वेलफेयर स्टेट इस तरीके से बनाना है हम लोगों को, और उसके लिए क्या काम करने हैं, तो वो काम हम लोगों ने क्या है पढ़ने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो फिर क्या होता है, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। 1947 में हम लोग को क्या है आजादी मिली थी। उसके बाद क्या है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या प्रक्रिया स्टार्ट की थी। ठीक है ना? लेकिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दी हम लोगों ने, लेकिन 1949 पर जो हम लोग का ड्रीम था कि वेलफेयर स्टेट में क्या है हम लोग को कन्वर्ट करना है, वो इतनी जल्दी क्या है फुलफिल होने वाला नहीं था। क्योंकि हमारे ऊपर किसने शासन किया था? ब्रिटिशर से शासन किया था। और ब्रिटिश शासन किया था ना, तो हमारी जो इंडिया की वेल्थ थी ना, ये जो इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे ना, उनको कंप्लीटली क्या है एग्जॉस्ट कर दिया था। किसने? ब्रिटिश रूल ने 200 साल में सब कुछ साफ कर गई थी। तो क्या है, फिर इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या है इसको फुलफिल करने की क्या है कोशिश की जाने लगी, जो हम लोग अपना एम या फिर थीम को समझ रहे थे, किसको? वेलफेयर स्टेट के बारे में। ओके,
तो फिर आशा बढ़ी, लोगों ने आशा से कुछ सोचा कि नहीं भाई हमको ये पूरा तो करना है, क्योंकि हम लोग को अपने देश के नागरिकों को सुविधाएं देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। तो इसी उम्मीद से क्या है, इसी होप से फिर क्या किया, जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने क्या है इंक्लूड किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उन्होंने कहा भले हम अभी दे नहीं पाए, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स है, आपने पता होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, ऐसे राइट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं किसी भी सिटीजन्स को देने के लिए, ठीक है। तो ये तो जरूरी है, इनको तो आप मना कर ही नहीं सकते, इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है आपको, है ना, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट देना है, सही में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्दी हो। तो ये सबको दिलवाना उस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि हमने बेसिक राइट तो दे ही दिए हैं, अब हम एक दूसरा इम्पॉर्टेंट अपना मतलब इन्वॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का शॉर्ट फॉर्म होता है डीपीएसपी, ठीक है ना। इसको इंक्लूड किया गया, इसको इन्वॉल्व किया गया किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहाँ पे रखा गया इसको, इसको रखा गया पार्ट 4, बहुत सारे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 4 के अंदर रखा गया डीपीएसपी। अब जब भी ये वर्ड आएगा तो मैं डीपीएससी बोलूंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं बोलूंगी, ठीक है ना, तो आप समझ लेंगे उससे। ओके, ये क्या है, ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ये वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्नमेंट को क्या है एज अ गाइडलाइन की तरह काम आते हैं जब भी वो पॉलिसीज बनाते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बेसिक डिफरेंस है हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, वो आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट के लिए। जब भी आप पॉलिसीज बना रहे हो तो जो भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके रखा है उन सबको इंक्लूड करिए, ठीक है, जिससे कि बेटर से बेटर हमारे सिटीजन्स को मिल सके, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोरल प्रिंसिपल है, वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट पर डिसाइड करता है या डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड करता है वो कितना सिटीजन को क्या है हेल्प देगा, ठीक। तो ये तो बात समझ में आ गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरीके से आए और क्या इनका काम होता है, किस तरीके से क्या काम कर रहे होते हैं। सिंपल से याद रखेंगे, ये जस्ट अपने गाइडलाइंस है, क्या है, गाइडलाइंस है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है इसमें, जो अपने डीपीएसपी है या जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट को क्या करती है, एम्पावर करती है, क्या करती है, एम्पावर करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को पावरफुल बनाती है, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट क्या है, ये गवर्नमेंट को क्या है, पावर उसकी कम करती है, लिमिट करती है गवर्नमेंट की पावर को, पहला डिफरेंस के याद रखना है। दूसरा, इसको अपन किसी भी कोर्ट में ले जाके क्या है एनफोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि गाइडलाइंस है, ये क्या है, प्रिंसिपल्स है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली मतलब गवर्नमेंट हमको ये नहीं दे रही है, डीपीएस में लिखा हुआ है तो हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे, नहीं भाई, ये गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है, मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखनी है इनको। और दूसरा क्या है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को क्या है परेशान कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप एनफोर्स कर सकते हो, कोर्ट में जाके क्या है केस कर सकते हो, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है आपको राइट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो लॉज और पॉलिसीज बनती हैं वो किससे बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल से बेस्ड होते हैं, वैल्यू से बेस्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, किससे बेस्ड होते हैं, वैल्यूज और प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, जो भी क्या है डीपीएसपी को फॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कहीं से लिए नहीं है, लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्हें कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो जैसे कि रोक दिया गया है कि अब ये डीपीएसपी मान लो अब ये राइट नहीं दिया जाएगा, ये वैल्यूज प्रिंसिपल नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहती है जब तक ये को फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और ये क्या है, सस्पेंड किया जा सकता है, अगर इमरजेंसी लग जाती है देश में तो वहां पे क्या है फंडामेंटल राइट्स उस सिचुएशन में क्या है सस्पेंड किया जा सकते हो, तो उसमें क्या है आपके फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। तो कोई डिफरेंस है किसके बारे में, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पे डिफरेंस बताइए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में। ओके, चलो अब देख लेते हैं आगे। तो डिस्कस कर लिए फंडामेंटल राइट होता है क्या, और डिस्कस कर लिए डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं अपने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी अपनी डीपीएसपी है उसको क्लासिफाई किया, कितने टाइप से किया गया है, कितनी उसकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो डीपीएसपी है
उसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला क्या है, कहाँ गई पेन भाई, पहला है प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटी, दूसरा है गांधीन प्रिंसिपल्स और तीसरा क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स। ऐसे प्रिंसिपल्स जो इकोनॉमिक इक्वेलिटी को बढ़ावा दें, उसमें इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दूसरा गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बढ़ावा दे, प्रमोट करे, उसकी उसकी कैटेगरी अलग बनाई गई है। और तीसरी क्या है, जनरल प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटीजन के लिए या सोसाइटी के लिए, उसको अलग क्लासिफाई किया गया है। राइट, पहला क्या है, पहला देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये कुछ बातें और याद रख लेना आपको, मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी ऐसे डिफरेंस है, ये नॉन जस्टिशिएबल है, इनको आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। ठीक है, लॉ से ये एनफोर्स नहीं होती है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो वेलफेयर स्टेट को क्या है, बना सके। ठीक है ना, और ये सब इसी के अकॉर्डिंग इनको ध्यान में रख के क्या है, प्रिंसिपल्स और योजना और पॉलिसीज को क्या है, बनाया जाता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटी, इसमें क्या क्या आएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें प्रोविजंस दिए गए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये सारे डीपीएसपी इसके अंदर क्या है, कवर किए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज अमंग पीपल, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा किसका, जो भी वेल्थ होगी, जो भी पैसा होगा, जो भी मटेरियल होगा हमारे पास सभी पीपल में। ये डीपीएससी में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटी के अंदर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ गाइडलाइंस है। मैं बार बार याद दिला रही हूँ आपको। अभी मान लो कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई ये 10 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 1 लाख कमा रहा है, दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो, दोनों को बराबर बराबर दो। ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स है, इन्हें आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक, लेकिन बोला गया है इसमें कि हम एक ऐसा सिचुएशन लेके आएंगे देश में, कभी ऐसा होगा कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, वेल्थ का और मटेरियल रिसोर्सेज का पीपल के बीच में। ओके, चलो दूसरा क्या बोला है इन्होंने, टू प्रोवाइड एन एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रहने के लिए या फिर जीने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करेंगे, जिससे कि लोग एटलीस्ट क्या है, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। गवर्नमेंट बहुत सारी देखो स्कीम बनाती है ना, जैसे आपने सुना होगा स्कीम के बारे में, जैसे कि स्टैंड अप योजना या फिर स्टार्टअप योजना। ठीक है, ये ऐसी स्कीम है जिससे कि क्या है, लोगों को एम्पावर किया जा सके, जिससे कि वो आराम से क्या है, अपना स्टेब्लिश कर सके, जीवन यापन कर सके। तो वो ये डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही क्या है, पॉलिसीज को फॉर्म करती है और लोगों को क्या है, आराम देने की क्या है, कोशिश करती है। ओके, इसके साथ साथ क्या बोला गया है इसमें, बोथ मैन एंड वुमेन बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, क्योंकि देखा गया है जैसे कि एक मान लो ये ऑफिस है और यहाँ पर एक मैन काम कर रहा है और एक वुमेन काम कर रही है, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन मैन को ज्यादा दिया जा रहा है पे और वुमेन को पे कम दिया जा रहा है। तो डीपीएसपी बोलता है कि सभी को अगर सेम काम कर रहे हैं तो इक्वल पे दिया जाएगा, वेदर इट इज मैन और इट इज वीमेन। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया है बहुत सारी जगह पर, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ये इम्प्लीमेंट। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, जितना पेमेंट एक मैन को दिया जाएगा उतना ही पेमेंट एक वुमेन को भी दिया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी इसको क्या है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मोस्टली जगह पर। ठीक है, तो ये अच्छा है, इससे इक्वलिटी आएगी हमारी इकोनॉमिकली भी और सोसाइटी में भी। ठीक है ना, चलो इसके आगे क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है टू इंश्योर अ लिविंग वेज दैट वुड एनेबल द वर्कर्स टू बाय द बेसिक नेसेसिटीज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो बोलते हैं कुछ उन्हें देखो, इतना तो पैसा दे दो जिससे कि वो अपना आराम से क्या है, काम कर सके, और जो भी जरूरत के सामान है, बेसिक नेसेसिटीज है, उसको क्या है, आराम से ले सके और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, जी सके। ठीक है ना, इसके साथ साथ द चिल्ड्रन एंड यूथ मस्ट बी प्रोटेक्टेड एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाइल्ड है, ठीक है, वो बच्चा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसको भी क्या है, रोकना है, उसको क्या है, प्रोटेक्ट करना है, वो भी क्या है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, दूसरा क्या बोला गया है इसमें, टू गारंटी राइट टू वर्क इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, राइट टू वर्क, काम का अधिकार देना, ये लिखा तो है इसमें, गारंटी देना है, तो गारंटी नहीं दी गई है अभी, लेकिन ये डीपीएससी में लिखा गया है कि सभी को गारंटी दो कि हम आपको काम देंगे, जिससे कि आप की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, ये अच्छा स्टेप वगैरह आ जाता है। तो इसके साथ साथ कि अगर आप कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है या कोई डिसेबल पर्सन है, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है, उसको हेल्प देना, पब्लिकली उसकी मदद करवाना, ये भी डीपीएससी में दिया गया है। इसके साथ प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, काम करने के लिए एनवायरनमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना,
तो एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करना, ये भी डीपीएसपी में अकॉर्डिंगली क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स किसमें दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर। ओके, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है। इसके लिए नेक्स्ट आता है, वो हमारा आता है गांधी प्रिंसिपल। देखो गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हमारे देश की किसमें, फ्रीडम में। तो वही इन्होंने कुछ प्रिंसिपल ही बनाए थे, तो उसको ही फॉलो करने की क्या है गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है टाइम टू टाइम। तो उसमें महात्मा गांधी ने क्या बोला था, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट करिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो सोशल और जो इकोनॉमिक जो आइडियाज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है डाले गए, और इन सभी आइडियाज को बोला जाता है गांधीयन प्रिंसिपल, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, इन्हीं डेवलपमेंट के बारे में देखना है गांधी प्रिंसिपल्स में क्या बोला गया। उन्होंने गांधी जी ने क्या बोला था, सबसे पहले एक पॉइंट बोला था गांधी जी ने कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो 14 ईयर्स तक। ये अभी भी आरटी जो हमारा चलता है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है हमारा, ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे बच्चों को अप टू एज 14। गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे 14 ईयर्स तक आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है और फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये कहाँ से ये इसको प्रमोट किया गया है, गांधी प्रिंसिपल्स का ही सॉल्यूशन है, जो अभी हम लोग को एज अ फंडामेंटल राइट में क्या है हम लोग काम कर रहे हैं, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। अभी तो रिसेंट चेंजेस लाए हैं हम लोग 2022 में। अब क्या है, अब तो 3 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक क्या है फ्री एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को। अभी 14 ईयर्स था, चेंज करके इसको 3 से 18 ईयर कर दिया गया, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये गांधी प्रिंसिपल से ही आया, और गांधी प्रिंसिपल किस में आता है, डीपीएस में ही आता है, मतलब इसको लागू कर दिया गया है कम्प्लीटली। ओके, इसके बाद क्या याद रखना है, इसका याद रखना है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो गांव में है हर जगह, जैसे कि अभी सभी लोग गांव से कहाँ आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। अगर गांव में हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो क्या कोई छोड़ के आएगा, अपना घर नहीं आएगा। तो बोलते हैं गांव में ही आप इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करवाओ छोटी छोटी, जिससे कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और रश नहीं हो। तो रश अभी हो रहा है अर्बन एरिया में देखा जा रहा है, वो उससे क्या है हम लोग रोक पाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, सेल्फ अवेयर भी रहेंगे। ठीक, इसके बाद विलेज पंचायत को स्टेब्लिश करो, ये आज भी होती है, ये भी गांधी प्रिंसिपल्स का था। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या है, टू प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड स्लेव्स एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, ये भी था। और न्यूट्रिशन बढ़ाइए जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए, ये भी गांधी प्रिंसिपल में दिया गया था। इसके साथ क्या बोला था इन्होंने बोला था वही एजुकेशन एंट्रेंस के सेक्शन में उनको क्या प्रोवाइड करें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं, जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो कहाँ कैटेगरीज के लोग, उनको क्या है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनको प्रमोट करें। तो ये दिया जा रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन देती है, बाकी और सुविधाएं देती है। तो ये सब भी क्या है कहाँ से इंस्पायर्ड है, गांधी प्रिंसिपल से ही क्या है इंस्पायर्ड है। इसके अलावा ड्रिंक्स और ड्रग्स को क्या है बिल्कुल प्रोहिबिट कर दो, बंद कर दो, बैन कर दो। तो इसके लिए भी क्या है गवर्नमेंट बनी रहती है कि प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, और इसको क्या है रोकेंगे। तो ये भी यहीं से इंस्पायर्ड है। ठीक, तो कुछ पॉलिसीज को क्या है फॉलो कर लिया गया है अकॉर्डिंगली, और कुछ क्या है बाकी है। तो इस तरीके से ये क्या है स्टेट काम करती है अकॉर्डिंगली। फिर आते हैं जनरल प्रिंसिपल, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है सबसे पहले तो जनरल प्रिंसिपल्स में हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं अपने एनवायरमेंट में। तो इसमें मेन बात करेगा वो क्या प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरमेंट को। ठीक है, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ जो एनवायरमेंट क्या रह रहा है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसको ही प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ हमें जो नेशनल मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है, इसको भी क्या है प्रोटेक्ट करना है। ऐसे प्लेसेस जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको क्या है प्रोटेक्ट करना है। इंटरनेशनल पीस, जैसे कि पाकिस्तान तो बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, तो उसको हमको क्या है लड़ना नहीं है, उसको समझाना है, और नहीं समझ में आए तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या है बात करनी है, जिससे कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है ना, लड़ाई इज नॉट अ सॉल्यूशन, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, हम ये इंडिया जानते हैं, वरना कितनी बार युद्ध हो चुका होता, पर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद अदर नेशंस। ठीक है ना, रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल लॉज एंड डिस्प्यूट पीसफुल। तो ये सब बात ध्यान रखनी है आपको। ये सब क्या होगा, ये हो गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे, पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हम लोगों ने क्या है इसके डिफरेंस भी देख लिए। ठीक है ना,
एक बार आप देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने सीट को रिजर्व किया है SC ST को, चाहे वो कोई सी फील्ड एजुकेशन हो एम्प्लॉयमेंट हो, तो यहाँ पे आपको DPSP क्या है लागू होता हुआ दिखता है। दूसरा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई है, तो इसको भी क्या है इन्होंने फुलफिल कर दिया है DPSP को। दूसरा क्या बोल रहा है, इन्होंने कई सारी ऐसी स्कीम एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की जिससे कि क्या है DPSP को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा, इक्वल पे दिया जा रहा है, किसके लिए, मैन और वुमेन के लिए गारंटी दी गई, ये भी हो गया है फॉलो। फिर लॉ बनाए गए हैं लैंडलेस फार्मर के लिए जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए किसका, वेल्थ का, तो यहाँ भी कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये ना इसके साथ साथ कुछ अभी भी फॉलो नहीं हो पाए हैं, गारंटी नहीं दी गई है। राइट टू वर्क, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या इफेक्ट हो रहा है, तो फ्यूचर में जाके हम लोग एफर्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा एफर्ट करेगी जिससे कि ये भी जो बचे हुए हैं उसको दे सके और ट्रूली वेलफेयर स्टेट को क्या है फॉर्म कर सके। ठीक है ना, तो ये सब देखा हमने DPSP के बारे में, बाकी हम लोगों ने इसके डिफरेंस देख ही लिए हैं अभी स्टार्टिंग में जाके। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया DPSP को इन शॉर्ट। आप इसको देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप जाके क्या है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, सो इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच, और बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हम लेके आएंगे अपना चैप्टर क्लास 9th का, लेके आएंगे हम लोग अपना पूरा सिविक्स का चैप्टर, और क्लास 9th की स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री और सिविक्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच।